Hello students, so CBSE 10th standard students, today I am going to explain you the next lesson of your political science textbook, and the name of the lesson is Gender, Religion and Caste. See children, there are three kinds of social differences that can take the form of social divisions. हमारी सोसाइटी social divisions के हिसाब से बटी हुई है, और कैसे इनइक्वालिटी है, इन सोशल डिविजन्स की वजह से इनइक्वालिटी। कैसे? क्योंकि दिस सोशल डिविजन्स में क्या क्या बेस रखा गया है? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। ओके, सो जेंडर डिवीजन कैसे रखा गया है? मेल और फीमेल। तो ये हायरार्कियल सोशल डिवीजन है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में कौन डोमिनेटिंग है? मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है। ओके, सो इट सीम्स टू बी वेरी नेचुरल। कहते हैं अरे ठीक है ना, ऐसे ही तो चलता आ रहा है, एंड अनचेंजेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते। एंड सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर इज वाइड स्प्रेड। जैसे बॉयज एंड गर्ल्स क्या है, दे आर ब्रॉट अप टू बिलीव, उनको क्या सिखाया जाता है? दैट फीमेल विल डू ऑल हाउसहोल्ड वर्क एंड द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन, और दूसरे हाथ पे मेन क्या करेंगे? दे आर एक्सपेक्टेड टू डू आउटसाइड वर्क और दे विल अर्न द लाइवलीहुड। तो मेन घर के बाहर का काम करेंगे और फीमेल घर में बैठ के सारा काम करेंगी। ठीक है, तो जबकि अभी क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर ऐसे रखा तो गया है, जबकि अभी 50-50% मेन और वीमेन का रेशियो लगभग आ ही गया है। तो इससे क्या हो गया है, डोमिनेंस की वजह से, मेल डोमिनेंस की वजह से जो पब्लिक लाइफ में जो वीमेन का रोल है वो बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल मिनिमल है। ओके, सो इसीलिए जेंडर इशू जो है पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। तो देखते हैं, अभी बहुत सारे वीमेन हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर ऑर्गेनाइज्ड एंड दे आर एजिटेटेड फॉर इक्वल राइट्स। क्योंकि हमारी कंट्री में तो बहुत फ्रीडम हमको मिला हुआ है, पर अभी अरब कंट्रीज ऐसी हैं वेयर वीमेन आर नॉट सपोज टू गिव वोट्स देने नहीं जा सकती। सो वोटिंग फॉर वीमेन इज नॉट अलाउड। ओके, दे कैनॉट ड्राइव द व्हीकल्स। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके कंट्रीज में हैं। तो हम देखते हैं एजिटेशन टाइम टू टाइम आता है फॉर इक्वल राइट्स। एंड व्हाट डू दे वांट? चाहिए क्या उनको? उनको भी चाहिए पॉलिटिकल लाइफ में भी उनका पार्टिसिपेशन हो, और लीगल उनको एक स्टेटस मिलना चाहिए, और उनकी लाइफ इम्प्रूव होनी चाहिए, एजुकेशन भी उनको मिलना चाहिए, दे शुड गेट करियर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। तो कह रहे हैं कि बहुत सारे वीमेन के मूवमेंट किस पे एम करते हैं? इक्वालिटी पे एम करते हैं, चाहे वो पर्सनल लेवल पे इक्वालिटी हो और फैमिली लाइफ में। तो इक्वालिटी दे वांट, और ऐसे मूवमेंट्स को वेयर वीमेन आस्क फॉर इक्वालिटी, दे आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, एंड दीज मूवमेंट्स इम्प्रूव्स वीमेन्स रोल इन पब्लिक लाइफ। तो ऐसे जब मूवमेंट स्टार्ट होते हैं तो वीमेन की इंपॉर्टेंस थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, उनका भी पार्टिसिपेशन हो जाता है। नाउअडेज वीमेन आर वर्किंग एज साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, इवन स्पेस साइंटिस्ट भी हैं, जाती हैं ना, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला। तो इस तरीके से, और जबकि बाकी कंट्रीज में क्या है कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और बाकी जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें क्या है, पार्टिसिपेशन है जो वीमेन का पब्लिक लाइफ में बहुत ज़्यादा हाई है वो। ठीक है, बट इन आवर कंट्री वीमेन स्टिल लैग बिहाइंड, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पेट्रियार्की मीन्स यहाँ पे जो है मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, और वो क्या कहते हैं, मेन से नीचे रखते हैं, या वीमेन के ऊपर मेन को रखा जाता है, और मेन को ज़्यादा पावर है। तो दैट इज़ वाई द वीमेन फेस डिस्क्रिमिनेशन, उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। और लिटरेसी रेट है जो वीमेन में वो बहुत लोअर है, पर आजकल तो फिर भी फीमेल्स, लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़ने लगी हैं। ठीक है, बट वीमेन स्टिल हैव स्मॉल शेयर इन द हाईली पेड जॉब्स। हाँ, इसका फ़र्क है, पढ़ गई हैं बट हाईली पेड जॉब्स में इतना ज़्यादा उनका शेयर अभी नहीं है, एंड दे आर हैरेस्ड एट द वर्क प्लेस। अब उनको कहते हैं अरे तुम गर्ल्स हो, तुम क्या कर पाओगे, बस इतना ही तुम कर दो। ठीक है, तो दे फील इन्फीरियर, तो उनको लगता है कि अरे हम क्यों नहीं कर पाएंगे, हम भी तो सारे काम कर सकते हैं। ओके,
बट वीमेंस पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल एरिया इज़ वेरी लो। ठीक है, तो अभी पॉलिटिक्स में भी वीमेन कम हैं और लोकसभा में भी बहुत कम हैं और इवन स्टेट लेवल पे भी असेंबलीज में भी कम हैं। तो एक तरीका क्या हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कि कुछ लॉ बना दें, कुछ कानून हम बना दें, तो लीगली कुछ बाइंडिंग बना दें जिससे कि विमेन को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलें और फेयर प्रपोर्शन, उनका नंबर जितना है उनके हिसाब से उनको भी प्रपोर्शन मिले इलेक्टेड बॉडीज़ में, तो वो भी पॉलिटिकल लाइफ में वो लोग भी एंट्री कर पाएँ, वो भी पॉलिटिक्स में और जो हमारी गवर्नमेंट चुन के आती हैं उनका भी इक्वल ये रेशियो रहना चाहिए। अब कह रहे हैं जब हमने कुछ कानून बनाए तो पंचायत जो है हमारी ग्राम पंचायत है ना, जो तो वो गवर्न करती हैं गाँव में, या म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं, छोटे शहरों में म्यूनिसिपैलिटी रहती हैं, तो वहाँ पे कंपलसरी हो गया है 1/3 सीट्स फॉर वीमेन कैंडिडेट। तो इसकी वजह से म्यूनिसिपैलिटीज़ और ग्राम पंचायत में तो उनका रिप्रेजेंटेशन चलो ओके है, नो प्रॉब्लम। नाउ सेकेंड डिफरेंस, ये तो था जेंडर डिफरेंस है ना, हम सोसाइटी जैसे बटी हुई है, तो अब सेकेंड डिफरेंस इज रिलीजियस डिफरेंस। तो कह सकते हैं कि रिलीजियस डिफरेंस में नॉट बी एज यूनिवर्सल एज जेंडर, कह रहा है नहीं है, लेकिन फिर भी जो जेंडर के हिसाब से भी हमने डिविजन्स बनाए हुए हैं और अक्सर ऐसे जो डिफरेंसेस है, रिलीजियस के डिफरेंसेस है, एक्सप्रेस करते हैं लोग पॉलिटिक्स में। तो गांधी जी क्या बिलीव करते थे, वो कहते थे कि रिलीजन को आप पॉलिटिक्स से अलग नहीं कर सकते। उनका क्या ओपिनियन था कि पॉलिटिक्स मस्ट बी गाइडेड बाय द एथिक्स ड्रॉन फ्रॉम ऑल रिलीजन्स। वो कहते थे हाँ, सब रिलीजन में जो अच्छी अच्छी बातें हैं ना, एथिक्स हैं, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, उसको ले आओ तुम पॉलिटिक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पॉलिटिक्स को कैसे गाइड होना चाहिए, एथिक्स, वहाँ की सब धर्मों की अच्छी बातों से गाइडेड होना चाहिए। ओके, तो इसीलिए ह्यूमन राइट ग्रुप्स ने क्या डिमांड किया कि स्पेशल स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं उनको जो है अधिकतर वो देखते हैं जब राइट्स होते हैं है ना, दंगे वगैरह, तो वो रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, वो विक्टिम बन जाती हैं। अभी देखो हमारे जैन धर्म के लोग कितने कम हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा नहीं है, तो गवर्नमेंट उनके लिए भी बहुत सारे लॉज बनाई है ताकि उनका नंबर भी, जो उनका रिप्रेजेंटेशन भी बढ़ जाए। तो यहाँ पे लोगों का कहना है कि हाँ, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को सेफ्टी मिलनी चाहिए कंट्री में ना। वीमेंस मूवमेंट ने क्या आर्ग्यू किया, कह रहे भाई हाँ, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन है, रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन तो देश में है, तो कह रहे कि कुछ ऐसे लॉज बना देने चाहिए, तो इससे क्या होगा कि जो है, जो डिफरेंशिएशन है, वो जो हमारे अंदर एक दूसरे को लेके जो है कि आप हमसे फ़र्क हो, हम आपसे फ़र्क हैं, तो वो डिफरेंस जो है ख़त्म हो जाएगा। तो इन सब के लिए क्या करना चाहिए, कुछ लॉज जो हैं बनाने चाहिए, ठीक है। और ऐसा ही रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी कहा गया है हाँ, कि वहाँ पे भी कुछ ऐसे लॉज हमको बनाने चाहिए ताकि सबका इक्वल पार्टिसिपेशन हो सके। अब कह रहे हैं बट कम्युनल पॉलिटिक्स, अब ये धर्म की राजनीति जो है ये बहुत ही खतरनाक होती है। ओके, क्योंकि हर रिलीजन कहता है कि हमारा रिलीजन आपसे सुपीरियर है, तो बात वहीं तो आ जाती है कि हम सुपीरियरिटी की बात पे आ जाते हैं। हर एक बात में हम अपना ईगो लाके खड़ा कर देते हैं और हम अपना बिलीफ सिस्टम कहते नहीं, हमारा रिलीजन सबसे बेस्ट है, वो कहते हैं हमारा रिलीजन। तो ये सुपीरियरिटी की वजह से ही सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगते हैं, ठीक है। और कई बात तो रिलीजन चेंज करने की भी बातें आने लग जाती हैं, है ना, कन्वर्जन की भी बातें आने लगती हैं। तो इससे क्या है, कॉन्फ्लिक्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि सब कोई सोचते हैं कि हमारा रिलीजन सुपीरियर है। तो कह रहे कम्युनलिज्म ये एक आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। तो कह रहे किसी खास पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों को एक कम्युनिटी में रहना चाहिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सारे लोग हमारे देश में जो है मिक्स्ड हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग सब एक साथ मिलके रहते हैं, हम एक सोशल कम्युनिटी में रहते हैं, ठीक है। तो एक कम्युनिटी, एक रिलीजन के लोग एक एरिया में कैसे रह सकते हैं,
तो वो कैसे एक साथ मतलब इक्वल्स सब मिक्स होके रह रहे हैं, तो कैसे अगर आप अलग अलग एरियाज में हम बांट देंगे कि इस एरिया में ये रहेगा, इस एरिया में इस धर्म के लोग रहेंगे, तो क्या इक्वालिटी रह पाएगी? क्या नहीं, एक नेशन के इक्वल सिटीजन्स हम बन के रह ही नहीं पाएंगे। ओके, तो क्या होगा, जो सुपीरियर ग्रुप होगा, जो ऐसा रिलीजियस ग्रुप जो अपने आप को सुपीरियर मानता होगा, तो वो क्या करने लगेगा, वो रूल करने लगेगा नेशन को। तो इससे क्या हो जाता है, फिर कॉन्फ्लिक्ट्स और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो हमको कैसे रहना चाहिए, एक सोशल कम्युनिटी की तरह एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। कोई भी ऐसा डिवीजन हमको रिलीजन के बेसिस पे नहीं करना चाहिए, ठीक है। So, but communalism can take various forms in politics. कैसे 4 तरीके से, अब ये धर्म के हिसाब से हमने एक दूसरे को बांटा तो है, पर इससे क्या होता है, ये 4 फॉर्म्स ले सकते हैं। कैसे? अभी क्या है, जो स्टीरियोटाइप्स रहते हैं वो कहते हैं अरे हमारा रिलीजन तो आप सबसे सुपीरियर है, देखिए इसमें ये बातें, हम सब कुछ कर सकते हैं। तो वो क्या, सुपीरियोरिटी, सबसे पहले सुपीरियोरिटी आ जाती है। तो वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो क्या होता है कि फिर दूसरा, एक दूसरे के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ठीक है, और हम इस बात को नोटिस करते ही नहीं हैं। ओके, दूसरा क्या आ जाएगा, सेकेंडली आ जाएगी द डिजायर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी। अब क्या कहते हैं, वो मेजॉरिटी बनाने की कोशिश करेंगे कि हम मेजॉरिटी में हैं और हमको एक सेपरेट स्टेट चाहिए, हम अपने लिए एक अलग स्टेट मांग रहे हैं। कोई भी धर्म का कह सकता है हमको अलग चाहिए। तो देश के टुकड़े कितने होंगे, हाँ, धर्म के हिसाब से, भाषा के हिसाब से, जाति के हिसाब से कितने हम टुकड़े करेंगे भाई देश के। फिर बाहरी जो है ताकतें हमारे पर हमला करेंगी, और हमने कितनी गुलामी सही है, 200 सालों तक, पहले अंग्रेजों की सही, उसके बाद फिर मुगल्स ने करा, इतना अत्याचार करा, तो हम कब तक ये सब फेस करते रहेंगे। तो कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स में ये फिर 4 बातें आ जाती हैं। एक तो सुपीरियोरिटी, बिलीफ इन सुपीरियोरिटी, हम सुपीरियर हैं। दूसरी क्या बात आ जाती है, तो डिजायर टू फॉर्म अ मेजॉरिटी या डोमिनेंस, तो एक सेपरेट स्टेट मांगने लग जाते हैं। तो तीसरा क्या है, वो यूज करते हैं अपने रिलीजियस सिंबल्स को, जो है पॉलिटिक्स में यूज करते हैं, ताकि वो वोटर्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकें। और फोर्थ क्या है, कम्युनल वायलेंस, यानी कि राइट्स वगैरह हो जाते हैं, राइट्स हो जाते हैं, धर्म के हिसाब से लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें होंगी, अगर हम रिलीजन को इतना ये देंगे, तो ये 4 बातें हो सकती हैं कि एक सुपीरियोरिटी को ही अपने आप को मान सकता है, दूसरा जो क्या करेगा, सेपरेट स्टेट की मांग कर सकते हैं, या अपने सिंबल्स जो है पॉलिटिक्स में यूज़ करने लग जाएंगे, और चौथा है कम्युनल वायलेंस या राइट्स होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो कह रहे अब करना क्या चाहिए, हाँ, इन सब प्रॉब्लम से बचने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने क्या चूज करा, उन्होंने कहा नहीं भाई, इंडिया जो है एक सेक्युलर स्टेट रहेगा। सेक्युलर मीन्स इसका अपना कोई धर्म नहीं है, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहेंगे। तो कोई ऑफिशियल रिलीजन हमने अपने देश के लिए एक नहीं बनाया है। तो ठीक है, कोई जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, वैसे ऑफिशियल रिलीजन भी हमने नहीं बनाया है। तो अभी आपने देखा जेंडर के बेसिस पे है सोशल डिविजन्स, फिर हमने देखा रिलीजन के बेसिस पे हैं, अब तीसरा है सोशल डिविजन्स कास्ट के बेसिस पे हैं। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी स्पेशल है इंडिया में। हमारे यहाँ देखा है कि आपने सोशल इनइक्वालिटी है, डिवीजन ऑफ लेबर है। अब पहले ज़माने में कहते थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबके अलग अलग काम थे, है ना। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमने ऐसा किया गया था। और अभी क्या, कास्ट बेसिस पे अब हम डिस्क्रिमिनेशन करने लगे, कास्ट बेसिस पे। अब पहले जमाने में देखते थे कि अनटचेबल लोग होते थे, कहते थे शूद्रस, तुम लोग पानी के पास नहीं आओगे, यू विल नॉट टच द वेल, बकेट, ये सब अनटचेबिलिटी। पर ये बहुत पुरानी बातें हैं। उसके बाद जैसे जैसे हम एजुकेटेड होते गए, ठीक है, हमारी सोसाइटी जो है मॉडर्निटी की तरफ जाने लगी, तो हमने अपने नैरो माइंडेडनेस को हटा दिया। अभी हम बड़ा सोचते हैं, तो कोई भी वेल को नहीं छुएगा, ऐसा कोई काम नहीं है। तो अभी ये सब प्रैक्टिस थी, पर अभी प्रेजेंट टाइम में थोड़ा बहुत हो तो सोसाइटी में, क्योंकि रूरल एरियाज में हो सकता है, या जो है थोड़े आउटस्कर्ट्स एरिया में ये सब चीज़ फॉलो करते होंगे। ओके, तो
वो करते होंगे, पर बाकी जगह पे अब ये सब खत्म हो गया है। तो कास्ट के हिसाब से तो पर अब मॉडर्न इंडिया में क्या हुआ, कास्ट सिस्टम में और ग्रेट चेंजेस आ गए। पहले एससी एसटी का प्रोविजन था, ठीक है, पर अभी क्या है, नए नोशंस आ गए कास्ट के, अभी वो भी ब्रेक डाउन हो गई। अभी हमारे पास ओबीसीज और आ गए। ओबीसीज मीन्स अदर बैकवर्ड क्लासेस का भी प्रोविजन आ गया। तो अभी कास्ट सिस्टम पूरी तरीके से डिसअपियर नहीं हुआ है। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं मैरी करते हैं अपने ही कास्ट में, ठीक है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी, कहीं भी ऐसा कुछ रूल नहीं है कि कोई चीज़ प्रोहिबिटेड है या मना है या अनटचेबिलिटी पे ये ऐसा नहीं करना है, क्या नहीं, ये सारी चीज़ें ख़त्म कर दी गई हैं। फिर भी जो है अभी भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन तो सोसाइटी में रह गया, उतनी अवेयरनेस अभी पूरी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। अभी बहुत सारे लोग कास्ट में फिर वो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जबकि गवर्नमेंट की तरफ से प्रोविजन है, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, फिर भी वो नहीं जाना चाहते या नहीं जा पाते, उसका रीज़न नहीं मालूम, ठीक है। तो कह रहे कास्ट भी जो है पॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर देती है। तो जब कैंडिडेट्स इलेक्शंस में खड़े करते हैं तो पार्टी क्या बात का ध्यान रखती हैं कि हमें सारे कास्ट के लोगों का रिप्रेजेंटेशन अपनी पार्टी में रखना चाहिए। क्यों? अपने उसमें इलेक्टोरेट में, क्यों? क्योंकि इससे क्या होगा कि सारे कास्ट के वोट्स उनके पास आएंगे, तो उसी हिसाब से सब कास्ट के हिसाब से वो अपने कैंडिडेट्स को नॉमिनेट करते हैं, अलग अलग कास्ट से लेने की कोशिश करते हैं ताकि वो सब कास्ट के वोट पा सकें और इलेक्शंस को जीत जाएं। ओके, और पॉलिटिकल पार्टीज भी ऐसे कास्ट का नाम ले लेके उनको अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं कि हम आपकी कास्ट के लिए ये करेंगे, ये रिलैक्सेशन देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, जॉब्स देंगे, जो भी कमिटमेंट करते हो तो वो करते हैं ताकि वो इलेक्शंस जीत सके, ठीक। तो अभी कह रहे हैं पर कास्ट जो अकेले जो है जीत की कोई गारंटी नहीं है। कोई पार्टी कह दे हाँ हम आपकी कास्ट के लिए ये करेंगे, इसकी कोई जीत की पार्टी नहीं है, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी, जैसे जब इलेक्शंस होते हैं तो पूरे देश को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दिया जाता है, क्योंकि स्टेट तो बहुत बड़ा हो जाता है, स्टेट के अंदर छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ताकि ईजिली वोटिंग हो सके। तो कह रहा है कि कोई भी ऐसी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी कंट्री में नहीं है जिसमें कि एक अकेली कास्ट रहती हो कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अरे यहाँ तो बस इसी जाति के लोग रहते हैं, नहीं, तो सारे मिक्स्ड रह रहे हैं। तो इसके लिए कैंडिडेट्स जो इलेक्शन में खड़े होते हैं उनको सबका कॉन्फिडेंस जीतना पड़ता है, यानी एक कास्ट को खाली खुश करके वो वोट नहीं पा सकते, क्योंकि एक एरिया में एक ही कास्ट के लोग रहें ऐसा जरूरी नहीं है। तो उनको मोर देन वन कास्ट और कम्युनिटी को सबको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ता है, उसी हिसाब से कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन होता है ताकि वो इलेक्शंस जीत सकें। ओके, तो कोई भी जो है पार्टी सिर्फ कास्ट के बेसिस पे इलेक्शंस जीत नहीं सकती। अब पॉलिटिक्स इन कास्ट, अभी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंसेस कास्ट सिस्टम। अब पॉलिटिक्स तो आपको पता है कास्ट सिस्टम को इन्फ्लुएंस करेगी, और कास्ट की सबकी आइडेंटिटी भी होती है, और उन सबको एक पॉलिटिकल पार्टी अपने एक अम्ब्रेला के नीचे लाने की कोशिश करती है, ठीक है। तो कैसे होगा? ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू मैक्सिमाइज इट्स साइज। तो जब कहते हैं कि पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात आती है या चुनाव जीतने की, तो क्या होता है, हर कास्ट ग्रुप अपने आप को दिखाता है कि हम भाई ज़्यादा पावरफुल हैं। कैसे? वो अपना साइज बड़ा करता है। कैसे साइज बड़ा करेगा? अपनी जो नेक्स्ट कास्ट होती है ना, दूसरे कास्ट के, अपने से जो नेबरिंग कास्ट, अपने आसपास के जो कास्ट के लोग होते हैं उनको अपनी ओर खींचने की कोशिश करती है। तो नेबरिंग कास्ट मीन्स पुल अदर कास्ट के लोगों को, यानी कि सब कास्ट के लोगों को अपने में मिलाने की कोशिश करती है ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा सकें, ठीक है। और अलग अलग कास्ट ग्रुप के लोग जो हैं वो कोलिजन में आते हैं, मिल के आ जाते हैं, या दूसरी कास्ट के साथ मिल के आ जाते हैं, और एक साथ मिल के क्या करते हैं, फिर वो डायलॉग करते हैं।
है ना, या नेगोशिएशंस करते हैं, देखो हमारा नंबर ज़्यादा है, चलो आओ हम तो दूसरी कास्ट के साथ मिलके, हम इतने ज़्यादा लोग हैं, बताओ नेगोशिएशन, हमको क्या पोस्ट मिलेगी, हम क्या करेंगे, हमको भी तो कुछ पावर में आना चाहिए। और अभी हमने आपको बोला ना, नया कास्ट सिस्टम भी हमारी पॉलिटिकल इसमें लाइफ में आ गया है। कैसे? जैसे बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड क्लास, तो SC ST के बाद अब बैकवर्ड क्लास एंड फॉरवर्ड क्लास कास्ट ग्रुप्स भी आ गए हैं। तो इससे क्या होता है, इट गिव्स डिसएडवांटेज कम्युनिटीज। जैसे अब पहले क्या होता था कि दलित्स को जो मेन मिलता था, रिजर्वेशन वगैरह मिलता था या कुछ स्पेस मिलता था और उनके साथ पावर शेयरिंग करी जाती थी। पर अब ये नए कास्ट सिस्टम आ गए हैं, बैकवर्ड कास्ट और फॉरवर्ड कास्ट, तो इससे क्या होता है, इससे इनको फायदा अभी होना कम हो गया है, क्योंकि अभी दलित्स और इनका, क्योंकि वो कास्ट सिस्टम भी ऐड हो गया ना। पहले भाई थोड़े से लोगों के लिए रिजर्वेशन था, अभी और भी लोग धीरे धीरे, आज तो सब चाह रहे हैं हम सभी को रिजर्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो कह रहे हैं इसके, तो इसीलिए पूरे सोशल डिविजन्स आपने किसके बेसिस पे देखे, जेंडर के बेसिस पे देखे, कास्ट के बेसिस पे देखे और रिलीजन के बेसिस पे आपने देखा कैसे सोसाइटीज हमारी डिवाइडेड हैं, कैसा सोशल डिवीजन करा हुआ है, ठीक है। पर कह रहे हैं कि ऐसा एक्सपीरियंस किया गया है, तो जो भी पॉलिटिक्स कास्ट पे, कास्ट आइडेंटिटी पे डिपेंड करती है, वो हेल्दी नहीं है, वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे क्या होगा, अगर हम इस कास्ट के बेसिस पे इलेक्शंस लड़ना और ये सब करेंगे, नॉमिनेशन करना शुरू कर देंगे, कास्ट के बेसिस पे वोट मांगेंगे, तो इससे सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ेंगे, सोसाइटी में टेंशन होगा, वायलेंस होगा और सिविल वॉर होएगा कंट्री में। तो इसीलिए हमको कास्ट बेसिस पे पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, 2-3 टर्म्स और आप जान लीजिए। एक तो सेक्युलर स्टेट होता क्या है, सेक्युलर स्टेट मींस इक्वल स्टेटस टू ऑल रिलीजन्स, जितने धर्म हैं वो सब इक्वल हैं, तो वो क्या कहलाता है, सेक्युलर स्टेट। हमारे इंडिया को सेक्युलर स्टेट हमने कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाया है कि नहीं। इसके बाद कम्युनल पॉलिटिक्स क्या होती है, कम्युनल मींस धर्म से जोड़ के, यानी यूज ऑफ रिलीजन फॉर पॉलिटिकल पर्पस। जैसे कुछ नेता कहते हैं इस धर्म के लोग ये सारे हमारे फेवर में ही वोट देंगे, तो ये भी पॉलिटिक्स में गलत है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म मींस कि जो रिलीजियस आइडियाज होते हैं, हाँ, उनके जो अपने वो प्रमोट करते हैं अपने रिलीजियस आइडियाज अपने ग्रुप के बीच में, ताकि वो डिफरेंट दिखें। वो कहते हैं हमारे रिलीजन की ये बिलीफ सिस्टम है, हम इसको मानते हैं, तो इसे कहते हैं कम्युनलिज्म, संप्रदायवाद जिसे हम कहते हैं। इसके बाद फेमिनिज्म के बारे में हमने आपको बताया। फेमिनिज्म, एक तो मैंने आपको बताया फेमिनिस्ट, दोनों में फर्क है। फेमिनिज्म मींस एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, फेमिनिज्म एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, तो इक्वल स्टेटस हमको उनको सोसाइटी में देना है, ओके, जैसे मेन के पास है। अब फेमिनिस्ट में क्या फर्क है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ह्यूमन बीइंग। अब फेमिनिस्ट कौन होता है, उसका फेमिनिज्म से कुछ मतलब नहीं, वो पर्सन जो इक्वल राइट्स में भरोसा करता है और कहता है नहीं, एज अ ह्यूमन बीइंग मेल्स को भी चांसेस मिलने चाहिए और फीमेल को भी मिलने चाहिए, ठीक है। अब पैट्रियार्की है क्या, वो सिस्टम जिसमें फादर जो है हेड ऑफ द फैमिली होता है, जो हमारे इंडियन सिस्टम में अभी प्रेजेंट टाइम में है। और फैमिली लॉज कौन से होते हैं, वो लॉज जो फैमिली मैटर्स के साथ डील करते हैं। मान लीजिए मैरिज के लिए कोई लॉ है, डिवोर्स के लिए है, या एडॉप्शन के लिए है, या इनहेरिटेंस के लिए है। तो यू हैव सीन नाउ दैट द सोसाइटी इज डिवाइडेड according on the basis of gender, religion and caste. So there are social differences in our society on the basis of gender, religion and caste. आपने देखा कि कैसे कैसे differences हैं और उनको कैसे solve करना है, और ये politics के लिए ये divisions अच्छे नहीं हैं। सबको fair representation society में मिलना चाहिए, ठीक है। Children, I have tried my level
विल बेस्ट कि आपको ईजी एक्सप्लेनेशन दे सकें, बट स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me by putting your questions on the message box and I will answer all your queries. Okay students, और कोई और वीडियो भी बनाना है तो you can request me and I will make those videos for you. Thank you students.